नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्लैगशिप कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सुनहरे अवसरों और चुनौतियों की जो सीधे तौर पर देश के 70 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 6.5 करोड़ पेंशन धारकों की जेब और भविष्य से जुड़ी है। आज की रिपोर्ट सिर्फ सुर्खियों का संग्रह नहीं है, 70 संग्रह, बल्कि एक संपूर्ण विश्लेषण है जो हर सरकारी नौकरी करने वाले और संन्यास ले चुके वरिष्ठ नागरिक के लिए अमृत के समान है। तैयार रहिए, क्योंकि हम वे सारी बातें खोल कर रख देंगे जिनका इंतजार आपने वर्षों से किया है। सबसे पहले सीधे दिल की बात, महंगाई भत्ता यानी डी ए और महंगाई राहत यानी डी आर में होने वाली वृद्धि पर चर्चा। जनवरी 2026 से प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की घोषणा का मार्च तक आ जाना एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बार कुछ नजारे उलटे हैं। अप्रैल का महीना अपनी आधी दूरी तय कर चुका है और अभी तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यह देरी एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं बढ़कर है। कर्मचारी संघों के गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर क्यों? क्या चुनावी आचार संहिता का दबाव है? क्या राजकोषीय घाटे की कोई बड़ी चिंता है? या फिर सरकार कोई बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है जिसके लिए अतिरिक्त समय लग रहा है? फिलहाल वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 28% की दर से महंगाई भत्ता और राहत मिल रही है। लेकिन जिन सूत्रों से हम जुड़े हैं उनके अनुसार इस बार कम से कम 2% की बढ़ोतरी तो तय मानी जा रही है। यानी कि सीधी भाषा में समझ लीजिए, ये आंकड़ा 30% के शिखर को छू सकता है। रुकिए, इतना ही नहीं, यदि ये बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ जेब पर ही नहीं बल्कि एरियर पर भी पड़ेगा। जनवरी से मार्च तक के 3 महीनों का एरियर एकमुश्त जारी किया जा सकता है। सोचिए, किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,018 रुपए है तो एरियर लगभग 1,080 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का मतलब 3,000 से अधिक। और यदि आपकी बेसिक पे 50,050 है तो 3,030 प्रति माह एरियर, यानी कुल 9,000 रुपए। ये एरियर आपकी बेसिक पे के जितनी बड़ी होगी उतना ही भारी होगा। ये सीधा साधा गणित आपको आपकी सैलरी स्लिप में बड़ा बदलाव दिखाएगा। अब दोस्तों, कर्मचारियों के बीच इन दिनों जिस विषय की चर्चा चाय की दुकान से लेकर सचिवालय तक हो रही है वह है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। ये वह निकाय है जो हर 10 साल में कर्मचारियों की तनख्वाह और सेवा शर्तों में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। इस बार के प्रस्तावों में दम है। जानकारी के अनुसार संयुक्त सलाहकारी समिति जेसीएम और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठकों के बाद कुल 66 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिन्हें अब आयोग के समक्ष रखा गया है। इन प्रस्तावों में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वह जादुई गुणक है जो तय करता है कि 7वें वेतन आयोग के बाद आपकी मूल वेतन कितनी गुना होगी। पिछली बार ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार प्रस्तावित किया गया है 3.5 से 88 3.83 का फिटमेंट फैक्टर। अब इस गणित को समझ लीजिए। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन जो 18,018 रुपए है, यदि उसे 3.83 से गुणा कर दिया जाए तो न्यूनतम वेतन 79,000
₹79 हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, 79,000 रुपए। ये 7वें वेतन आयोग से लगभग सवा गुना अधिक है। वहीं अधिकतम वेतन जो वर्तमान में लगभग 2,40,240 के आसपास है, वह बढ़कर 15,15,000 रुपए प्रति माह के आसपास पहुंच सकता है। 15 लाख रुपए महीना यानी सालाना करोड़ों में तनख्वाह। सोचिए, ये बदलाव देश के मिडिल क्लास की तस्वीर ही बदल कर रख देगा। कर्मचारियों का जीवन स्तर आसमान छुएगा। नया घर, नई गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर विदेशी संस्थान, ये सब अब सपने नहीं, सच्चाई बन सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव के साथ एक और बड़ी मांग जुड़ी है। हर साल 6% की वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट, यानी हर साल आपकी सैलरी में स्वतः वृद्धि होगी, जो महंगाई के मुंह पर तमाचा की तरह काम करेगी। अब कर्मचारी सिर्फ प्रमोशन के सहारे नहीं, बल्कि हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ता हुआ देख सकेंगे। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे कर्मचारियों का मनोबल आसमान पर रहेगा और उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आर्थिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पारंपरिक रूप से परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और 2 बच्चों तक सीमित थी, लेकिन इस बार एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा गया है। परिवार इकाई को अब 5 सदस्यीय मानने की बात कही गई है, जिसमें वृद्ध माता पिता को भी शामिल किया जाएगा। आखिर वही माता पिता तो हैं जिन्होंने कर्मचारी को इस मुकाम तक पहुंचाया। उनकी चिकित्सा, आवास और यात्रा सुविधाओं में उन्हें मुख्य लाभार्थी माना जाएगा। इसके अलावा पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान अधिकार देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। चाहे वह मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश या फिर मासिक धर्म अवकाश, हर लिंग को बराबरी का हक मिले, ये सुनिश्चित करने पर जोर है। महिला कर्मचारियों के लिए एक नई मांग मासिक धर्म अवकाश, मेंस्ट्रुअल लीव भी रखी गई है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए बेहद आवश्यक है। साथ ही माता पिता देखभाल अवकाश, पेरेंटल केयर लीव भी प्रस्तावित किया गया है, ताकि कर्मचारी बीमार माता पिता की सेवा कर सकें बिना अपनी नौकरी को जोखिम में डाले। अब बात करते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन की रफ्तार को लेकर हमेशा शिकायत रहती है। इस बार के प्रस्तावों में कहा गया है कि एक कर्मचारी को 30 वर्षों 30 की सेवा अवधि में कम से कम 5 बार प्रमोशन मिलना चाहिए, यानी लगभग हर 6 साल में एक प्रमोशन। लेकिन सिर्फ प्रमोशन ही काफी नहीं, हर प्रमोशन के समय कर्मचारी को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां, 2 इंक्रीमेंट्स देने का प्रस्ताव है। इसका मतलब जब आप प्रमोशन लेंगे तो आपकी सैलरी में एक साथ कई लेवल की छलांग होगी। अब कर्मचारी को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि प्रमोशन तो मिला, लेकिन तनख्वाह में बमुश्किल 500 रुपए का फर्क आया। ये बदलाव सरकारी नौकरियों को फिर से आकर्षक बना देगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक ऐसा क्षेत्र जहां सरकारी कर्मचारियों को भी कई बार झंझटों का सामना करना पड़ता है। इस बार के प्रस्तावों में पूरे देश के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को अनिवार्य बनाने की मांग की गई है। यानी चाहे आप दिल्ली में हो या दरभंगा में, आपको अस्पताल में 1 पैसा भी एडवांस नहीं देना पड़ेगा। पहले की तरह अब राशि जमा कराने के चक्कर नहीं, साथ ही हर जिले में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सीजीएच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ताकि छोटे शहरों और कस्बों के कर्मचारियों को इलाज के लिए बड़े महानगरों की ओर न भागना पड़े।
फिलहाल निश्चित चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस सिर्फ 1,000 रुपए, 10 प्रति माह है, जो कि बेहद नाकाफी है। इस भत्ते को बढ़ाकर 5,000 रुपए, 50 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। 5,000 रुपए महीना यानी 60,000 रुपए सालाना सिर्फ ओपीडी और छोटी मोटी दवाइयों के लिए। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। शिक्षा के मोर्चे पर भी बड़ी सौगातें आ रही हैं। कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस वर्तमान में बहुत कम है। इसे 100 रुपए, 100 प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपए, 20 प्रति माह तक करने की मांग है। वहीं यदि बच्चा किसी हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए हॉस्टल सब्सिडी 35,000 रुपए, 35 प्रति माह प्रस्तावित की गई है। सोचिए, यदि आपका बच्चा दिल्ली या मुंबई के किसी अच्छे स्कूल के हॉस्टल में है तो 35,000 रुपए मासिक सब्सिडी मिलने का मतलब है कि आपकी लगभग पूरी हॉस्टल फीस माफ हो जाएगी। ये कर्मचारियों की आर्थिक चिंताओं को काफी हद तक कम कर देगा। पेंशन धारकों, ये खबर खास तौर पर आपके लिए है। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन को अंतिम वेतन का 50% रखा गया था। अब इस बार की मांग है कि पेंशन को अंतिम वेतन के 60% से लेकर 70% तक किया जाए। यानी यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए महीना ले रहा था तो उसे पेंशन के रूप में कम से कम 60,000 रुपए, 60 मिलेंगे। ये बदलाव बुजुर्गों के जीवन में एक नई ऊर्जा भर देगा। साथ ही पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन को भी 50% रखने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े। हर 5 साल 5वें पेंशन का पुनरीक्षण, रिवीजन करने का प्रस्ताव भी है, ताकि महंगाई के अनुसार पेंशन अपडेट होती रहे। लेकिन सबसे बड़ी मांग पेंशन को टैक्स फ्री करने की है। दोस्तों, जब संसद के सांसद और विधानसभाओं के विधायक अपनी पेंशन पर 1 रुपया टैक्स नहीं देते तो एक साधारण केंद्रीय कर्मचारी जिसने अपनी जवानी देश के लिए लगा दी, उसे टैक्स क्यों देना पड़े? ये दोहरा मापदंड हर पेंशन धारक को चुभता है। इस प्रस्ताव के लागू होने से सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा को 80 वर्ष 80 से घटाकर 65 वर्ष 65 करने की मांग है। अलग अलग उम्र पर अलग अलग प्रतिशत, जैसे कि 65 वर्ष पर 20%, 20%, 70 पर 30%, 30% और इसी तरह से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। अर्थात जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में चिकित्सा और देखभाल के खर्च भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं यात्रा सुविधाओं, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन की। वर्तमान में एलटीसी की व्यवस्था बहुत सीमित है। प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी को साल में 1 बार होम टाउन गृहनगर की यात्रा पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। साथ ही हर 2 साल में 2 बार ऑल इंडिया एलटीसी का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन सबसे रोमांचक प्रस्ताव है विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल को एलटीसी के दायरे में लाने की मांग। हां, अब कर्मचारी अपने एलटीसी का उपयोग करके थाईलैंड, सिंगापुर, यूरोप या दुबई जैसी जगहों की यात्रा कर सकेंगे और उस यात्रा में आपके सास, ससुर, इन-लॉज को भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। यानी आप अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मना सकते हैं बिना टिकट की चिंता किए। ये कदम कर्मचारियों के मनोबल और जीवन की गुणवत्ता को बहुत बढ़ाएगा। अन्य महत्वपूर्ण मांगों की ओर भी ध्यान दें।
अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में अब तक कई बार देरी होती थी और केवल 1 या 2% मामलों में ही ये हो पाती थी। अब प्रस्ताव है कि 100%, 100% अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए बिना किसी लंबी प्रक्रिया के। इसके अलावा 30 दिनों 30 का बोनस हर साल देने का प्रस्ताव है। वहीं जोखिम भत्ता, रिस्क अलाउंस और न्यायिक ड्यूटी भत्ता, जुडिशियल ड्यूटी अलाउंस को भी दोगुना करने की मांग की गई है। जो कर्मचारी सीमावर्ती क्षेत्रों में या मुठभेड़ों में काम करते हैं उनके लिए विशेष जोखिम भत्ता भी प्रस्तावित किया गया है।